सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ खान रफ़ीक हियर। ओके सो गाइस, इसके पहले वाला पार्ट में हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी तक हो चुका था, एक्सप्रेशन जो था। इस वीडियो से हम लोग चालू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज़ एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वो हम लोग ने देखे थे उसका, और अभी हम जो देखेंगे वो एक्सप्रेशन देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन देखेंगे। ठीक है, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी। तो देखो, वर्क डन अगेंस्ट में है, अगेंस्ट में है तो क्या आएगा, माइनस। तो याद रखना, अगेंस्ट में है कोई चीज़, अगर कोई चीज़ एक सपोज करो ए इज़ अगेंस्ट टू बी, तो जो ए इज इक्वल टू जो बी रहेगा ना, तो बी जो रहेगा वो माइनस में रहेगा या ए माइनस में रहेगा, कोई एक तो माइनस में रहेगा ही रहेगा। अगेंस्ट का मतलब वो होता है। तो वर्क डन क्या है, अगेंस्ट है किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो अगेंस्ट में तो इसलिए यहाँ पे माइनस आया। ठीक है, और वर्क डन को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पता है ना। ठीक है, इन डिस्प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर। सपोज करो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डी आर। इसके पहले वाला जो पार्ट में हम लोग ने जहाँ तक ख़त्म किए थे, यहाँ ये वाला, उसके अंदर डी एक्स लिया था। ठीक है, अभी यहाँ पे इसने डी आर दिया। ठीक है, ओके चलेगा, उसमें नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग को साइन तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक में ये डी आर दिया इसलिए मैंने डी आर लिखा। ठीक है, साइन हम लोग चेंज कर सकते हैं। डी आर appears as increase in the potential energy of the system। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इजिकल टू क्या होता है, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू डी आर। डी एक्स नहीं आएगा, डी आर आएगा। क्यों, क्योंकि बताया मैंने। ठीक है, तो चेंज कर सकते हो आप लोग। तो माइनस क्यों आया, माइनस क्यों आया, बताओ बताओ बताओ, माइनस क्यों आया, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स किसके अगेंस्ट में है, वर्क डन। और वर्क डन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अभी समझा माइनस क्यों आया, अगेंस्ट का वर्ड आया इसलिए माइनस आया, समझा। ठीक है, नेगेटिव साइन अपीयर्स बिकॉज डी यू इज़ द वर्क डन। बताया मैंने ना, डी यू क्या है, वर्क डन है अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स, क्योंकि फोर्स जो है वो अलग डायरेक्शन में और पोटेंशियल एनर्जी अलग डायरेक्शन में, तो इसलिए नेगेटिव आया। अभी समझा, ठीक है, ओके। फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन इनिशियल पोजिशन आर आई, सपोज करो इनिशियल पोजिशन उसकी आर आई, आई क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इनिशियल है इसीलिए। ठीक है, तो इनिशियल पोजिशन आर आई टू द फाइनल पोजिशन आर एफ, फाइनल है ना तो एफ आएगा। ठीक है, आर एफ, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जिसको डेल्टा यू बोलते हैं, कैन बी ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग डी यू। तो डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, याद रखना कैसे फाइंड करेंगे, डी यू जो मिला ना, ये जो डी यू, इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन करें ना मैथ्स में, नहीं करे तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ो। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे, अभी मैं बताऊंगा इंटीग्रेशन का थोड़ा पार्ट, बट अच्छा समझना है तो मैथ्स में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन 2 चैप्टर है वो करो। ठीक है, इंशाल्लाह इस चैनल पे मैथ्स का भी वीडियो आएगा इंशाल्लाह। तो इसमें घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है कि फ़िज़िक्स का ही मैं कंटिन्यू बना रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं, फिज़िक्स भी है और भी आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल फ़िज़िक्स मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं फ़िज़िक्स लेके चल रहा हूँ इस चैनल पे। ठीक है, एंड सपोर्ट कीजिए अगर जितना हो सके आप लोग को। ठीक है, क्योंकि वीडियो शेयर करेंगे तो जितना मेरा चैनल शेयर करेंगे तो शेयर होता जाएगा, तो उतने पब्लिक मेरे से जुड़ती जाएगी और आप लोग भी एक मेरे वो बन जाएंगे, हमारे स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो डेल्टा यू कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल, डेल्टा यू जो दिया डी यू, सॉरी डेल्टा यू कैसे फाइंड करेंगे, डी यू जो दिया है उसको इंटीग्रेट करेंगे, उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट मतलब इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, कैसे किया देखो, नेक्स्ट देखो, डेल्टा यू लिखा। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन की साइन कैसे है, इंटीग्रेशन की साइन कैसे है, डिफरेंशिएशन की साइन देखो, डिफरेंशिएशन होता है एक, ये बार बार रिपीट इसलिए करा ताकि समझ में आए, ये रिपीट करा चुका हूँ पहले कोई भी पार्ट में, एक तो रिपीट में कराया हूँ, बट फिर भी देख लो। डिफरेंशिएशन को ऐसे दिखाते हैं, डी एक्स या कभी डी वाई या कभी कुछ भी रहेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन को, इंटीग्रेशन की साइन ऐसी रहती है, कैसी रहती है ऐसी। ठीक है, ओके
समझा। अब लिमिट भी एक चीज़ होती है, लिमिट एक्चुअली में ना, लिमिट है ना, लिमिट जो लिमिट एक चैप्टर है वो भी मैथमेटिक्स में, लिमिट क्या होती है पता है, ये इंटीग्रेशन ही होती है, लेकिन बस लिमिट आ जाएगी, मतलब कि यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगा और एक यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा वो इनिशियल रहेगा, वो क्या रहेगा, इनिशियल मतलब कहाँ से चालू हुआ, और यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा फाइनल, मतलब कहाँ पे ख़त्म हुआ। ठीक है, तो लिमिट इंटीग्रेशन ही होता है, इंटीग्रेशन ही करते हैं, बट यहाँ पे एक वैल्यू लिखते हैं, वो वैल्यू क्या रहता है, इनिशियल वैल्यू, और जो ये हाँ ऊपर वैल्यू लिखते हैं उसको क्या बोलेंगे, फाइनल वैल्यू। समझाइए, ओके अभी समझेगा। देखो तो मैंने इंटीग्रेशन किया, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला कौन सा इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट वाला इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि हम लोग ने पोजीशन देखते हैं ना, पोजीशन आर आई से आर एफ गया है ना, तो इसलिए शुरू कहाँ से हुआ, आर आई, ख़त्म कहाँ हुआ, आर एफ। समझ में आया, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, नथिंग इज मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया हो, ठीक है, कुछ नहीं एक्स्ट्रा किया हो, ठीक है। अब डी यू का फॉर्मूला पीछे हम लोग देखे, एफ जी इंटू डी आर, हाँ एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स, याद है ना, नेगेटिव क्यों आया है ना, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, इसीलिए नेगेटिव आया, ठीक है, फोर्ट कर दिए। अब एफ जी का फॉर्मूला ये भी मालूम है हम लोग को, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। अब ये वेक्टर है, याद रखना वेक्टर है ये, इसीलिए यूनिट वेक्टर आएगा, अगर ये वेक्टर है तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग ने इसी चैप्टर में देखे, पीछे जो लोग पीछे पिछले पार्ट का सब जो जितना भी पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखिए उस सबको, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए तो अच्छे से समझेगा आप लोगों को, ठीक है। ओके, तो ये फॉर्मूला था एफ जी का, ओके। वेर आर क्या है, यूनिट वेक्टर, मैंने बता चुका हूँ आर क्या है, यूनिट वेक्टर। देखो यूनिट वेक्टर और वेक्टर में क्या फ़र्क होता है पता है, जिसके ऊपर एरो रहता है ना उसको वेक्टर बोलते, उसको वेक्टर बोलते, और जिसके ऊपर कैप रहता है, ये कैप है ना, टोपी पहनते हैं ना नमाज के लिए, तो ये कैप है, तो कैप जब आएगा तो मतलब वो यूनिट वेक्टर है, क्या है वो, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब सिंपल हम लोग को फार्मूला मिल चुका है, अरे फार्मूला का वैल्यू मिल चुका है, पुट करो यहाँ पे, एफ जी का वैल्यू, एफ जी है ना ये एफ जी है, पुट करो ये फार्मूला यहाँ पे, तो यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे पहले से माइनस है, यहाँ पे देखो ये एफ जी का वैल्यू जो है ना इधर जो पुट करेंगे हम लोग, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है ना, देखो आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, नहीं समझा ना, ठीक है। देखो ये माइनस को मैंने ऐसे ही लिखा, ये जो है ना ये माइनस को ऐसे ही लिखा। अब एफ जी का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, करे समझ में कैसे आया, बस एफ जी का वैल्यू मैंने पुट किया और कुछ नहीं किया मैंने, और डी आर समझा यहाँ तक, नो प्रॉब्लम ना, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस, बचपन से सुनते आ रहे माइनस माइनस प्लस होता है, और जो भी कांस्टेंट इंटीग्रेशन में क्या करते पता है, जो भी कांस्टेंट रहता है ना उसको बाहर लेते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कांस्टेंट कौन कौन सा ले बाहर, कैसे पहचाने, तो देखो जो डी वाला टर्म रहेगा ना इंटीग्रेशन में यहाँ ये जो डी का टर्म रहेगा ना वहाँ पे बाजू में देखना ये किसका टर्म है, ये आर का, जो डी के साथ क्या है आर है, डी आर, तो आर का जो भी वैल्यू रहेगा, आर का जो भी टर्म रहेगा उसको यहाँ रखो, बाकी सब जो भी टर्म है बाहर फेंक दो, इंटीग्रेशन के वो साइड फेंक दो। तो देखो जी आर है क्या, नहीं बाहर ले लिया, एम आर है क्या, बाहर ले लिया, एम क्या स्मॉल एम आर है क्या, नहीं बाहर ले लिया, आर स्क्वायर आर है, हाँ आर है, आर ले लिया, डी आर, हाँ डी आर भी है, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे मैं, ठीक है, ओके। तो ये हो गया डी आर। अब यूनिट वेक्टर इंटू डी आर क्या होता है पता है, ये यूनिट वेक्टर आर इंटू डी आर क्या होता है पता है, ये डी आर होता है, ये क्या होता है डी आर। अब आप लोग पूछेंगे क्यों, तो देखो हम लोग ने सेकेंड चैप्टर में पढ़े, ठीक है, सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़े, सेकेंड चैप्टर का भी वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी देखना होगा, आप लोग देख सकते हो। क्या पढ़े हम लोग ने कि एम एक्स अपॉन एम एक्स वैक्टर अपॉन एम एक्स, मतलब वेक्टर अपॉन स्केलर। देखो ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर है ना, एरो मतलब वेक्टर, और ये क्या है स्केलर, मतलब मैग्नीट्यूड, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा आई। तो मैं एम एक्स को यहाँ भेज दूंगा, अगर एम एक्स को यहाँ भेज दूँ, अगर ये हो जाएगा एम एक्स वैक्टर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा पता है,
ये डी आर जो है ना, ये डी आर और ये आर वेक्टर जो मिल के क्या बनेंगे पता है, डी आर। क्या बनेंगे, डी आर। ठीक है, बस इतना याद रखो, आर यूनिट वेक्टर आर इंटू डी आर मिल के बनते हैं डी आर। आर यूनिट वेक्टर इंटू डी आर मिल के बनते हैं डी आर। यूनिट वेक्टर भी हट जाएगा और वेक्टर भी हट जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ दिया क्या, नहीं दिया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करेंगे। आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला है पता है, देखो बताता हूँ। देखो और यहाँ पे dx, ठीक है। देखो क्या फॉर्मूला पता है, अगर x⁻n दिया रहेगा और dx है तो क्या करेंगे बता, देखो ये x है ना, तो यहाँ पे भी x ही आएगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला पता है, x(n−1) अपॉन n-1। समझ में आया, n-1 अपॉन n-1। ओके, सॉरी मैंने ना जो ये फॉर्मूला बताया ये डिफ्रेंशिएशन का है। ये क्या है, डिफ्रेंशिएशन का। सॉरी मैंने गलती से बता दिया बाय मिस्टेक। ये प्लस आएगा, ठीक है, ये प्लस आएगा, ठीक है, प्लस आएगा। समझ में आया, तो ये फॉर्मूला है। अब आप लोग बोलेंगे कैसे, नहीं समझा, कुछ भी नहीं समझा। तो देखो सपोज करो एक एग्जांपल लेता हूँ। इधर दिया x⁻x² दिया और यहाँ पे dx। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो x है, x लिख दिया, n है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे n नहीं, यहाँ पे 2 है, 2 लिख दिया। प्लस क्या करूँ, 1 प्लस कर दिया। नीचे जो यहाँ पे दिया वो यहाँ पे लिख दो, 2 + 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा कितना, 2 + 1 कितना होता है, 2 + 1 3 और 2 + 1 3। आंसर क्या आया इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, x³ समझा, ये समझ में आया। ओके ठीक है, तो वैसे ही करते हैं हम लोग सो हम लोग को इंटीग्रेशन आ गया। तो इंटीग्रेशन अब जो हम लोग का क्वेश्चन है ये वाला, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/r² दिया है, डी आर को बाहर ले लिया, चलेगा ना वो। तो x की जगह बस क्या आया पता है, यहाँ पे देखो पे x की जगह r आया है और ये x की जगह r आया है, बस बाकी कुछ नहीं आया। देखो ये x² था ना, ये r² है। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि ये r² नीचे है, हम लोग को नीचे वाले का है क्या फॉर्मूला, नहीं ऊपर वाले का। तो अगर मैं r² को ऊपर लूँ तो पावर में जो रहेगा वो उसका साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, है ना। इतना मालूम है, आप लोगों को नहीं मालूम तो याद कर लो कि मैं ऊपर नीचे अगर करूँगा तो उसका पावर चेंज होगा। तो प्लस से माइनस हो गया, अगर माइनस रहता तो प्लस हो जाता है। ठीक है, हो गया ये। अब फार्मूला लगाओ, ये वाला फार्मूला लगाओ। क्या होगा, x से x है, यहाँ पे r है, ठीक है। फिर n है, यहाँ पे क्या -2 है, -2 +1 तो इसी रहेगा, ठीक है। नीचे जो यहाँ पे पावर में है वो नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया -2 + 1। फिर +2 -2 + 1 -1 होता है। -2 + 1 क्या होता है, -1 होता है। -2 + 1 -1 होता है। अब ये -1 को मैं ऐसे माइनस लिख सकता हूँ एज इट इज़, है ना। 1 का तो कुछ वैल्यू नहीं होता, चलेगा 1 ऐसे। ये r⁻⁻1 है ना, अगर मैं इसको नीचे लिया तो r +1 हो जाएगा, हो गया +1। मैंने बताया देखो, ऊपर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस। अगर ऊपर नीचे कर रहे हो तो साइन चेंज होगा। तो माइनस था, नीचे लिया मैंने, प्लस हो गया। तो आंसर क्या आया, -1/r। r⁻1 का मतलब क्या है, r ही होगा ना खाली, -1/r। ठीक है, तो देखो समझ में आया कैसे आया, ठीक है। तो ये ऐसा आया, ठीक है, ये आप लोग को समझना चाहिए। अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन यहाँ पे लिमिट भी है, RF RI, तो लिमिट लिखना ज़रूरी है। अब इंटीग्रेशन का काम हो गया। अब लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, देखो यहाँ पे लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, 1/r और यहाँ पे क्या था, RI RF, है ना, यही है ना, RI RF। तो क्या है, RI है ना, RF सॉरी, RF ऊपर है, RI नीचे, सॉरी हाँ, RF ऊपर है, RI नीचे। कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल, एक बार इसको पुट करो पुट, R की जगह RF लिखो, R की जगह RF लिखो, लिख दिए कि नहीं, लिख दिए। माइनस, देखो ये फॉर्मूला है, माइनस आना ज़रूरी है, माइनस, ठीक है। फिर एक बार इसको पुट करो, I की जगह ये R की जगह RI पुट करो, R की जगह RI पुट करो। कर दिए पुट, कर दिए कि नहीं कर दिए, कर दिए, ठीक है। वही चीज़ देखो यहाँ पे किया हुआ,
एक बार आर एफ पुट करो यहाँ पे और एक बार आर आई पुट करो। अब यहाँ पे आप लोग बोलेंगे कि भाई या सर आपने यहाँ पे तो आर एफ लिया, यहाँ पे आर एफ लिया, यहाँ पे आर आई लिया, मतलब जो ऊपर था उसको पहले लिया और जो नीचे था उसको बाद में लिया। लेकिन इस केस में यहाँ पे इसने पहले नीचे वाले को लिया, ऊपर वाले को बाद में लिया। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे माइनस है। क्या है? माइनस है। तो याद रखना, अगर माइनस है तो चेंज होएगा, पहले इसको लेंगे फिर इसको लेंगे। और अगर प्लस है तो अपना पहले का फॉर्मूला, इसको लेने का पहले दूसरा इसको लेने का। समझ में आया? इसको कहीं पे लिख लो, जो मैं बोल रहा हूँ ना, कि अगर माइनस रहेगा तो पहले नीचे वाले को फिर ऊपर वाले को, और अगर प्लस रहेगा तो पहले ऊपर वाले को फिर नीचे वाले को। ठीक है? याद करने का तरीका बता रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 क्या मिला है मुझे? ये डेल्टा यू। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कॉरस्पॉन्ड टू द वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है? तो इनिशियल जो हम लोग का रहेगा, इनिशियल जो रहेगा हम लोग का, वो ज़ीरो रहेगा, वो ज़ीरो रहेगा। क्यों ज़ीरो रहेगा? एट आर आई इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब इनिशियल जो उसका वर्क, इनिशियल जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो इन्फिनिटी है। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका? इन्फिनिटी। तो याद रखना, अगर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इन्फिनिटी है तो उसका चेंज मोमेंट, उसका जो पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो रहेगा, उसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो रहेगा। ठीक है? तो और आर एफ की जगह मैं आर लिख दूँ, आर एफ की जगह देखो, आर आई की जगह इन्फिनिटी लिखा, लिख दिया इन्फिनिटी, देखो लिख दिया, देखो यही फॉर्मूला है, इन्फिनिटी लिख दिया। और आर एफ की जगह क्या लेंगे पता है? आर एफ की जगह आर लेंगे। ठीक है? और कुछ नहीं कर रहा मैं, और कुछ एक्स्ट्रा मैं नहीं कर रहा हूँ। तो आर आई की जगह इन्फिनिटी, आर एफ की जगह आर। अब ये इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 1/इन्फिनिटी क्या होता है बताओ? नहीं मालूम ना? ये तो बात है ना। देखो अभी देखो बताता हूँ, 1/इन्फिनिटी क्या होता है। देखो इन्फिनिटी क्या होता है, देखे ये कहीं पे तो देखे होंगे। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? 1/0, 1/0 पुट करो यहाँ पे। इन्फिनिटी क्या है? 1/0 है ना, 1/0। अब ये 1 कैंसिल, ये ज़ीरो ऊपर गया, क्या आंसर आया? 0। इसीलिए समझा अभी? इसीलिए 0। तो ये टर्म क्या हो जाएगा? पूरा 0। और क्या बचेगा? खाली -1/r। ये देखो माइनस GM और ये हो गया RIC। अब माइनस क्यों आया? क्योंकि ये माइनस है ना, इसलिए माइनस आया। ये 0 हो गया ना, ये 0 हो गया, इसका कुछ काम ही नहीं है। इक्वेशन नंबर 2 अभी समझा? ठीक है? नाउ दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझा अभी? ये क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो कहीं पे भी न्यूमेरिकल्स में अभी हम लोग जो प्रॉब्लम देखेंगे उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फाइंड करने बोला तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला जो हम लोग अभी फाइंड किए। एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड अर्थ ऑफ मास m हैविंग सेपरेशन r। ठीक है? ये टॉपिक हम लोग का यहाँ पे खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कनेक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला विथ mgh। मैंने पहले ही बता दिया था इसके पहले वाले पार्ट में। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? mgh। मसाला सुने ना, mgh मसाला। mdh होता है कि mgh होता है पता नहीं मैं, बट फिर भी याद रख लो mgh मसाला। ठीक है? mdh भी होता होगा शायद नहीं होता ही होगा, बट फिर भी हम लोग का मसाला कौन सा नाम है? हम लोग का मसाला का नाम क्या है? mgh। ठीक है? इफ़ द ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो याद रखना, कभी भी अगर ऑब्जेक्ट्स अर्थ के सरफेस पे है, तो जो अर्थ का रेडियस है वो हो जाएगा सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। मतलब कि स्मॉल r इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल आर, स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल R। समझा ये? मतलब इस बेसिकली अगर ऑब्जेक्ट सरफेस के अर्थ पे है ना तो आर जो रहेगा कैपिटल स्मॉल आर, वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि ये आर की जगह ना, ये आर की जगह मैं लिखूँगा कैपिटल आर, बस और कुछ नहीं है। तो U1 हो गया इज इक्वल टू -GMM/r। अब सेकेंड केस, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड टू हाइट एच। सपोज करो मैंने ले लिया क्या था वो? एल्टीट्यूड
एल्टीट्यूड मतलब हाइट। सपोज करो अब ऑब्जेक्ट है ना वो सरफेस के अर्थ पे नहीं है, वो किसी हाइट पे, तो हाइट पे ना तो वहाँ पे आर प्लस एच आएगा, आर प्लस एच आएगा, आर प्लस एच, क्योंकि हाइट भी आ गई, रेडियस तो आ गया, रेडियस तो आ गई वो, क्योंकि अर्थ के ऊपर ही है वो तो आएगा, आर तो आएगा, लेकिन एच भी आएगा क्योंकि हाइट कुछ हाइट के ऊपर है, मतलब कुछ हाइट के ऊपर है, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा। U2 ये वो U1 लेना तो यहाँ पे U2 लेना ज़रूरी है, फिर माइनस माइनस G ऐसी M ऐसी, बस यहाँ पे प्लस एच हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हाइट है ना, और हाइट है तो R प्लस एच। समझ में आया बस। अब इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल फार्मूला डेल्टा U इजिकल टू U2 माइनस U1, ये तो याद रख लो। हाँ, डेल्टा U इजिकल टू होता है U2 माइनस U1। जैसे कि सपोज करो अगर हम लोग को चेंज इन वॉल्यूम मालूम करना है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम V, वॉल्यूम से V, तो ये होता है V2 माइनस V1, या अगर डेल्टा A है तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1, मतलब जो रहेगा वो A2 माइनस A1 हो जाएगा, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो ही U2 माइनस U1। U2 कितना है, इतना है, लिख दिया, माइनस माइनस ऐसी, U1 कितना है, इतना है, इतना है, लिख दिया। समझ में आया, और कुछ नहीं कर रहा हूँ, नथिंग इज एम एक्स्ट्रा, ठीक है, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है कि नहीं होता है, प्लस ही होता है, तो प्लस हो गया, GMMR, ये भी ऐसी एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे देखो GMM कॉमन है, सेम सेम है तो कॉमन निकालो ना, सेम सेम है तो कॉमन निकालो, निकाल लिया, GMM कॉमन निकाल लिया, क्या बचा खाली माइनस R प्लस एच, माइनस 1 तो ऊपर रहेगा ना, ठीक है, R प्लस एच, समझाइए। और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस प्लस इसी 1/R, 1/R, है ना, कॉमन निकालने आता है ना, ठीक है, कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, R इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस R प्लस ये R प्लस एच किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से, करो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा R प्लस एच, ठीक है, ये हो जाएगा R प्लस एच, और ये कैसे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है ना, 10th में करे हो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, देखो R इंटू R प्लस एच, और यहाँ पे ऊपर प्लस आएगा सब। अब ये माइनस R है, ये प्लस R है, क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस प्लस क्या होता है, कैंसिल होता है ना, माइनस R प्लस R कितना होते हैं, कैंसिल, तो क्या बचा खाली, क्या बचा, GMM जो जो कॉमन निकाले थे ना वो, और H बचा, और R प्लस एच, समझा ये, ठीक है। अब यहाँ पे एक फार्मूला है था, पीछे हम लोग ने एक फार्मूला देखे थे कि GM अपॉन GR स्क्वायर होता है, कैसे, एक्चुअली में फार्मूला कुछ इस तरीके का था, बट उसने वो कर दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया है। फार्मूला ये था, पीछे देखे होंगे आप लोग ने, ज़रूर देखे होंगे, पिछले जो इस चैप्टर के जो पिछला पार्ट है ना, जितने भी पार्ट, उतने पार्ट में कहीं ना कहीं तो ये ज़रूर आया है फार्मूला, G इजिकल टू GM अपॉन R स्क्वायर। ये G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये मास ऑफ द अर्थ है, ये रेडियस ऑफ द अर्थ। तो बस इसने क्या किया पता है, R स्क्वायर को यहाँ भेज दिया, R स्क्वायर, ये हो G ऐसी रहेगा, और ये हो जाएगा GM। क्यों कर रहा है बताओ, GM इजिकल टू GR स्क्वायर, ये इधर तक समझा, ये क्यों कर रहा है, क्योंकि GM है ना ये, तो GM का हटाने का मुझे GR स्क्वायर लिखूँगा, तो GR स्क्वायर लिख दिया, देखो GM के लिए क्या लिखा मैंने, GR स्क्वायर, समझा, M ऐसी, H ऐसी, R ऐसी, R प्लस एच ऐसी, फिर ये एक R और एक R कैंसिल, क्या बचा, MGH R प्लस एच, समझा ये, तो आ गया MGH, आया कि नहीं आया MGH, ठीक है। इफ़ ये केस है, केस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये केस है कि हाइट बहुत छोटा है, R बहुत बड़ा है, तो वी कैन यूज़ R प्लस एच जो R ही के बराबर है, R बहुत एच सपोज करो बहुत छोटा है, बहुत छोटा मतलब कि 0.0000 ऐसा बहुत छोटा है, तो उसको निगलेक्ट कर सकते हैं ना हम लोग, निगलेक्ट कर दिया मतलब R हो गया वो टोटली, जब R हो गया वो टोटली तो R और R कैंसल, ये R और कैंसल, क्या बचा खाली MGH, तो डेल्टा U इजिकल टू आ जाएगा MGH। ये केस है, ये कोई उतना वो नहीं है कि मतलब हाँ करना ही है, नहीं, केस है, ये केस होता ना वो, ठीक है। तो क्या आया हम लोग को, डेल्टा U इजिकल टू MGH, समझा ये, आई होप समझ में आ रहा हो, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसके। तो पोटेंशियल का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। वी नो दैट, हम लोग को ये फॉर्मूला मालूम है, यू इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर, ये हम लोग को मालूम है। फिर इसको मैं एज इट इज़ लिखा, एम को मैंने बस बाहर ले लिया। अब ये जो है ना जी एम माइनस जी एम अपॉन आर, ये होता है वी ई, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अर्थ, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अर्थ, इसी को बोलते हैं। ये जो फैक्टर है ना माइनस जी एम अपॉन आर, इस फैक्टर को बोलते हैं वी ई आर, ठीक है। तो वी आर, या तो वी आर उसको बोल दो, तो ये हो जाएगा यू अपॉन एम। कैसे यू अपॉन एम हो गया, देखो ना, ये यू है ना, तो मैं यू के नीचे अगर एम को भेज दूँ, ये एम को मैं नीचे भेज दूँ, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, यू अपॉन एम। ये वी को मैंने आर लिख दिया, ये वी ई आर को मैंने वी आर लिख दिया, ठीक है, चलेगा वो। तो ये क्या हो जाएगा, यू अपॉन एम, ठीक है, ओके। नाउ तो इसका ये हम लोग को फॉर्मूला मिल गया। अब इसका डेफिनेशन कैसे निकालेंगे, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, फॉर्मूले को देख के। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, देखो मैंने वी का मतलब बोला था पोटेंशियल डिफरेंस, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन ग्रेविटेशनल फील्ड कैन बी रिटन एज, कैसे रिटर्न कर सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे हम लोग उसका डिफरेंस बिटवीन कैसे निकालेंगे, V2 माइनस V1, अब इजिकल टू हो जाएगा U2 माइनस U1 अपॉन एम, क्योंकि एम तो चेंज नहीं होगा, और ये U2 माइनस U1 क्या होता है, चेंज इन वर्क डन। देखो मैंने बोला था पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल रहता है, वर्क डन, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल रहेगा, चेंज इन वर्क डन, तो DW अपॉन एम। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन पर यूनिट मास, इसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। इन जनरल फॉर अ सिस्टम ऑफ एनी टू मासेस m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय r, वी कैन राइट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सपोज करो मैंने m2 को बाहर ले लिया, तो ये क्या बचा इधर, जी m1 r, अब m1 है ना, तो इसलिए v1 आएगा। इसका मतलब क्या है, ये v है ना, ये जो था ना v है, तो v1 और m2 ऐसी रहेगा। अब सपोज करो m1 को बाहर ले लो, क्या बचा खाली जी m2 अपॉन r, तो ये जो रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस v2, क्यों v2, क्योंकि अब 2 आ रहा है इसलिए यहाँ पे 2 और m1 बाहर, समझा ये, बस इतना ही कॉन्सेप्ट, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, ओके। एंड हियर v1 एंड v2 आर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल्स एट r ड्यू टू m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक था, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, स्केप वेलोसिटी क्या होता है वो हम लोग देखते हैं, बहुत इजी है, देख लेते हैं हम लोग। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अप, इट फॉल्स बैक टू द अर्थ आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट। मतलब कि मैं कोई भी चीज़, हम लोग इंसान कोई भी चीज़ अगर ऊपर फेंकेंगे तो वो हमेशा नीचे आएगी कि नहीं आएगी, कुछ सर्टेन हाइट तक तो जाएगी, लेकिन सर्टेन हाइट के बाद वो फॉल होना चालू होगी, फॉल मतलब नीचे गिरना चालू हो जाएगी, अर्थ पे आना चालू हो जाएगी। तो हायर द स्पीड विथ विच द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप, ग्रेटर विल बी द हाइट। मतलब जितनी स्पीड से फेंकेंगे हम लोग, जितनी तेज से फेंकेंगे, उतना ही वो हाइट कवर करेगा, उतना ही ग्रेटर हाइट रहेगा। मतलब अगर ज़्यादा स्पीड से फेंके, ज़्यादा तेज से फेंके, तो ज़्यादा हाइट लेगा, ज़्यादा हाइट से ऊपर जाएगा, और अगर हम लोग ने कम स्पीड से फेंके तो कम हाइट देगा। इसका मतलब ये है, सेकेंड पॉइंट समझा, ठीक है। नाउ इफ़ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द वेलोसिटी, हम लोग सपोज करो वेलोसिटी, जो स्पीड फेंकने की जो स्पीड है ना, वो हम लोग इंक्रीज करते ही जा रहे, अ स्टेज विल कम, ऐसा स्टेज आएगा जब व्हेन द ऑब्जेक्ट विल रीच हाइट सो लार्ज दैट इट विल एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब के अगर जो इंग्लिश मीडियम का रहेगा उन लोगों को समझ में आया होगा, बट जो उर्दू मीडियम का समझ लो क्या बोल रहा है, पता है कि मैंने ऐसी स्पीड, जिस स्पीड से मैं फेंक रहा हूँ ना, वो स्पीड को मैं
कंटिन्यूस इंक्रीज करते जा रहा हूँ, कंटिन्यूस इंक्रीज करते जा रहा हूँ, तो ऐसा एक स्टेज आएगा जहाँ पे वो हाइट ऐसी हाइट पे चले जाएगा जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चल जाएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है कि ऐसी फील्ड जो अगर मैं कुछ चीज़ ऊपर फेंकूँ तो वो नीचे ही गिरता है, वो हम लोग को मालूम है, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड वही बताती है कि इस फील्ड के अगर बाहर गया, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर गया अगर, तो बॉल या जो भी हम लोग कुछ फेंके है वो रिटर्न नहीं आएगा, वो रिटर्न नहीं आएगा, क्योंकि वो स्केप हो चुका है, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो चुका है। तो जिस स्पीड से फेंकेंगे कि उस स्पीड के बाद वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चले जाए ऑब्जेक्ट, उस स्पीड को बोलते हैं स्केप वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी बोलते हैं। समझ में आया? ये बहुत इजी है, बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो, स्केप वेलोसिटी के बारे में हम लोग को पढ़ेंगे। स्केप वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी है कि अगर हम लोग उस वेलोसिटी के ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाएगा, वो बाहर चले जाएगा, ठीक है। ऐसी वेलोसिटी को बोलते हैं स्केप वेलोसिटी। देखो यहाँ पे लिखा है स्केप, तो ऑब्जेक्ट अगर स्केप कर गया, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया, तो जिस स्पीड से हम लोग उस ऑब्जेक्ट को फेंके थे उस स्पीड को बोलते हैं या इस वेलोसिटी को बोलते हैं स्केप वेलोसिटी। समझा भी? ओके। दिस इनिशियल वेलोसिटी इज कॉल्ड द स्केप वेलोसिटी। अभी समझा? ठीक है ना। थर्स द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी शुड बी थ्रोन। देखो अभी डेफिनेशन मेन जो हम लोग का, देखो हम लोग समझ तो जाते हैं लेकिन डेफिनेशन लिखना पड़ता है ना एग्जाम में, तो डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो डेफिनेशन मैंने लिखा हूँ, समझ गया ना? ये तो समझना आने के लिए, ये मत लिखना डेफिनेशन यहाँ पे। स्केप वेलोसिटी का देखो डेफिनेशन पूछना है एक मार्क्स का, तो फिर इसलिए लिखो, पढ़ो। थर्स, तो डेफिनेशन क्या है? द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी शुड बी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ऐसी मिनिमम वेलोसिटी से जो हम लोग बॉडी को फेंक रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड, मतलब वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस से हम लोग कुछ चीज़ ऐसा फेंक रहे हैं सो दैट इट स्केप्स, मतलब वो बाहर चले गई। किसके बाहर चले गई? द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ में आया? ऐसी वेलोसिटी, ऐसी मिनिमम वेलोसिटी जिसको हम लोग बॉडी को अगर फेंक रहे हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन इट कैन स्केप। कहाँ से स्केप? कहाँ से गायब? अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड द स्केप वेलोसिटी। समझा भी? ये समझा कि नहीं समझा? ठीक है। नाउ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv²। फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़े तो पढ़ो भाई, मैं रोका थोड़ी ना हूँ, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी -gm/r, पीछे हम लोग देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। mgs वाला मत लेना, अभी mgs वाला नहीं आया, ठीक है। ओके, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल एनर्जी क्या होता है? बहुत सारे वीडियो में मैंने अपने वीडियो में बता चुका हूँ टोटल एनर्जी क्या होता है, और नहीं मालूम किसी को जो नया है उसको मैं बता रहा हूँ। टोटल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। याद रखना, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ½ mv²। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? -gmmr। इक्वेशन नंबर 1। नाउ the kinetic energy will go decreasing with time as it is pulled back by earth gravitational force, ठीक है। it will become zero when it reaches infinity। काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी कब? जब वो इन्फिनिटी पे चले जाएगा ना। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर चला गया, स्केप हो गया ना। स्केप होने के लिए इन्फिनिटी जाना पड़ेगा, और जब भी कोई भी चीज़ इन्फिनिटी पे चले गई मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। थर्स एट इन्फिनिटी डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, देखो बहुत मेन इंपॉर्टेंट है। थर्स एट इन्फिनिटी डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों आया? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखो ना, ये है ना। तो इन्फिनिटी बोला ना, तो इन्फिनिटी मतलब आर का डिस्टेंस जो रहेगा, जब जिसको रेडियस बोलो, वो आर इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी हो गया मतलब के जीरो हो जाएगा वो, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना, कि इन्फिनिटी। बाबा देखो बता दो, देखो ये है ना। और आर क्या डिस्टेंस है? डिस्टेंस मतलब इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी मतलब
देखो इन्फिनिटी है ना, और इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, अब भी बताया था, 1/0, 1/0 होता है। तो पुट करो 1/0, ये 0 ऊपर गया तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 0 से जो भी टर्म मल्टीप्लाई होता है 0 ही आंसर देता है वो हमेशा, हमेशा क्या आंसर दे 0। अरे बाबा ये ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या देगा, 0 ही देगा। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो 0 ही आंसर देते है ना। जिसको नहीं मालूम याद कर लो। तो काइनेटिक एनर्जी भी 0, पोटेंशियल एनर्जी भी 0, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी 0। पोटेंशियल क्योंकि टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज 0, मतलब एज एनर्जी इज कंजर्व, एज एनर्जी इज कंजर्व, मतलब ½ mv² माइनस Gm/r इजिकल टू 0 होता है। कैसे 0 होता है देखो ना, अभी पूरा हम लोग देखें 0 होता है, ठीक है। सिंपल करो, माइनस है ना, ये सब क्या है, माइनस है, उधर गया तो प्लस, क्या होगा प्लस। अब मुझे क्या मालूम, ये देखो ये v है ना, v जो mv², तो mv जो v है ना, ये वेलोसिटी नहीं है, ये स्केप वेलोसिटी है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है e, छोटा सा e लिखा हुआ है ताकि पता चले स्केप वेलोसिटी है। अब ये m और ये m कैंसल, 2 उधर गया, g ऐसी है, m ऐसी है, 2 उधर गया तो r ऐसी, ठीक है, ये समझा यहाँ पर। फिर ये मुझे वी ई मालूम करना है, ये v² है, क्या करूँगा स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट कर दूंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2Gm/r। तो इसके पोलैरिटी का फॉर्मूला मिला, यही फार्मूला, ठीक है, कभी भी पूछे तो ये फार्मूला। अब हम लोग है ना जी का वैल्यू हम लोग को मालूम है, पीछे हम लोग देख चुके हैं, नहीं मालूम तो आप लोग नेट पे भी सर्च करोगे, या तो फिर मेरे पिछले वाला पार्ट में भी रहेगा, कोई तो पार्ट में रहेगा, वो कौन सा पार्ट नंबर है वो पता नहीं, बट रहेगा, टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो जी का वैल्यू पुट करो, 2 का वैल्यू तो 2 ही होता है, एम का वैल्यू भी मुझे मालूम है, आर का वैल्यू भी मुझे मालूम है। इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट भी लगा देंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर कुछ लगभग इक्वल टू आएगा 11.2 km/s, ठीक है। तो ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछता है कितना है 11.2, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितना होती है 11.2 km/s। अब हम लोग बात करेंगे सैटेलाइट, क्योंकि हम लोग ने बात कर ली ना कि बहुत सारी चीज़ों को हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंकते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ से को हम लोग बाहर रखते हैं, सैटेलाइट। सैटेलाइट से हम लोग को क्या मिलता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कम्युनिकेशन हम लोग एक जगह से दूसरी जगह से कर पाते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आज क्या होगा, आज क्या नहीं होगा, आज मतलब एक देश दूसरे देश से बात कर सकता है, ये सैटेलाइट से बहुत कुछ होता है, ठीक है। क्या होता है वह आप हम लोग पढ़ेंगे, ओके। तो सैटेलाइट तो नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो द ऑब्जेक्ट्स अर्थ सैटेलाइट, द ऑब्जेक्ट्स विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ आर कॉल्ड अर्थ सैटेलाइट। जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ के रिवॉल्व अराउंड करती है उसको बोलते हैं अर्थ सैटेलाइट, ठीक है। ये भी एक मार्क का डेफिनेशन पूछ सकते हैं। मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून क्या है, मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ठीक है। नेचुरल सैटेलाइट है वो, नेचुरल मतलब कि कोई किसी ने बनाया नहीं, वो अपने आप बना हुआ है, नेचुरल, ओके, ठीक है। इट रिवॉल्व्स इन ऑलमोस्ट अ सर्कुलर ऑर्बिट। जो मून है ना वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट में, मतलब सर्कुलर में ही घूमता है, ठीक है, अराउंड द अर्थ विथ पीरियड मतलब टाइम, विथ टाइम ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ नियरली 27.3 डेज, मतलब 27 या 28 पकड़ लो, 27.3 डेज में वो एक चक्कर लगाता है। एक चक्कर लगाने के लिए मून को, अर्थ का एक चक्कर लगाने के लिए कितना डेज लगते हैं, 23.3 डेज या एक मंथ में, ठीक है। ये हो गया सैटेलाइट, अर्थ सैटेलाइट। अब यहाँ पे 2 टाइप है सैटेलाइट के, आप लोगों को टेक्स्ट बुक में 2 टाइप दिया, आके एक्चुअली में बहुत सारे टाइप होते हैं, बट 2 टाइप दिया आप लोगों में, तो 2 टाइप हम लोग खाली पढ़ेंगे, ठीक है। एक है कम्युनिकेशन सैटेलाइट और एक है पोलर सैटेलाइट, ठीक है। इसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगा, ओके, ठीक है। इसके आगे का जो पार्ट बचेगा वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। नाउ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, these are geostationary satellite, these are geostationary satellite।
अब देखो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ना, कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन नाम सुन के ही समझ में आया, कम्युनिकेशन मतलब बातें करना, बातें जिससे हम लोग कर सकते हैं, उसको ऐसी सैटेलाइट जिससे हम लोग बातें कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो दीज आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब जियो स्टेशनरी क्या है वो आगे हम लोग देखते हैं, आगे पता चलेगा। अभी हम लोग आगे पॉइंट पढ़ेंगे ना उसमें मालूम पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन इक्वेटोरियल प्लेन। मतलब सैटेलाइट जो रहेगा वो अर्थ के अराउंड तो रिवॉल्व करेगा, लेकिन कैसे, इन इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन मतलब सेंटर में, ठीक है। नाउ दे हैव सेम सेंस ऑफ रोटेशन एज दैट ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ जैसे जैसे घूमेगा, सपोज करो अर्थ क्लॉकवाइज घूम रहा है तो सैटेलाइट भी क्लॉकवाइज घूमेगा, या अर्थ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो सैटेलाइट भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो दे हैव सेम सेंस ऑफ रोटेशन एज दैट ऑफ द अर्थ एंड द सेम पीरियड ऑफ रोटेशन, सेम पीरियड ऑफ रोटेशन मतलब इसका पीरियड भी मतलब टाइम भी, अर्थ जितना टाइम लेता उतना ही उसका सैटेलाइट भी अर्थ के रिवॉल्व अराउंड में टाइम लेगा, एज दैट ऑफ द अर्थ दैट इज़ 1 डे और 24 आवर, ठीक है। अर्थ कितना डे, एक डे लेता है ना घूमने के लिए, अर्थ अब जो रिवॉल्व होता है एक पूरा रिवॉल्व होने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, 1 डे या 24 आवर। वैसे ही ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट को भी 1 डे लगता या 24 आवर्स लगता है, ठीक है। अब ड्यू टू दिस दे अपीयर स्टेशनरी फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। अब देखो कम्युनिकेशन और अर्थ दोनों एक साथ रिवॉल्व करते और दोनों का टाइम भी सेम है, दोनों का टाइम भी सेम है। तो जो अर्थ वाले को लगेगा कि कम्युनिकेशन स्टेशनरी है मतलब रुका हुआ है, और कम्युनिकेशन क्या लगेगा कि अर्थ इज़ द रुका हुआ है, क्योंकि दोनों सेम है ना, दोनों सेम पीरियड से चल रहे हैं, दोनों सेम टाइम से चल रहे हैं, दोनों सेम सेंस में चल रहे हैं, मतलब दोनों का सब सेम है। तो दोनों को ये लगेगा कि ये देखो ये आराम कर रहा है, ये भी इसको लगे, कम्युनिकेशन को लगेगा कि अर्थ आराम कर रहा है मतलब स्टेशनरी है, तो दोनों को लगे, लेकिन दोनों का स्टेशनरी, दोनों घूमते ही है। मतलब एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करो एक ट्रेन है, ए ट्रेन, दूसरी ट्रेन यहाँ पे, पटरी दूसरी पे, ठीक है, बी ट्रेन। अब ये पता है कौन सी स्पीड से चल रहा है, सपोज करो 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर। और ये कितनी स्पीड से चल रहा है पता है, ये सब सपोज करो 50 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों की स्पीड क्या है, सेम, और दोनों ये डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों आगे ही जा रहे हैं, यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों आगे ही जा रहे हैं और दोनों की स्पीड भी सेम है। तो ए के अंदर जो पीपल जो बैठे ना, ट्रेन के अंदर जो बैठे, वो लोगों को क्या लगेगा कि बी इज़ द स्टेशनरी, स्टेशन मतलब बी रुका हुआ है, स्टेशनरी का मतलब जो इंग्लिश मीडियम के लोगों को समझ में आ गया होगा, बट जो वर्नाकुलर मीडियम का, जो उर्दू मीडियम का है, लोगों को नहीं समझ में आया होगा। तो याद रखना, अगर यहाँ पे जो लोग बचे उसको लगेगा कि बी, जो ट्रेन बी है वो नहीं चल रही है, स्टेशनरी है, वो रुकी हुई है। और जो बी में बैठे उन लोग लगे कि ए स्टेशनरी, ए मतलब रुका हुआ है, जबकि रुका हुआ दोनों नहीं है, दोनों चल ही रहे, लेकिन दोनों को ऐसा फीलिंग आती है क्योंकि दोनों सेम स्पीड पे। मैं यहाँ से, ये जो पीछे जो बैठा है ये यहाँ से लेकर इससे बात कर सकता है, क्यों बात कर सकता है, क्योंकि दोनों सेम स्पीड में ही है। फिर ये इससे बात कर सकता है, ये इससे बात कर सकता है, ये इससे बात कर सकता है, सबसे सब एक अपने अपने सामने वाले से बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 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 इसकी स्पीड होगा सपोज करो 60 और इसकी स्पीड होगा 50, तो अब ये जो है ना, ये जो अब आगे चले आएगा, ये आगे चले आएगा, तो अब इसकी बात इससे नहीं होगी, अब इसकी बात इससे नहीं होगी क्योंकि ये आगे जा रहा है और ये पीछे अभी। तो सेम स्पीड और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, तो दोनों स्टेशनरी है, दोनों को क्या है, स्टेशनरी है। तो ड्यू टू दिस दे अपीयर स्टेशनरी फ्रॉम द अर्थ सरफेस, हैंस दे आर कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। आप समझ में आया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्यों बोलते हैं इसको, दीज आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि अर्थ और कम्युनिकेशन दोनों सेम सेंस में घूमता है, क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों सेम पीरियड में घूमते हैं, मतलब टाइम भी दोनों सेम लेते। तो मतलब इसका मतलब ये है कि दोनों है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। समझ में आया, ठीक है। नाउ दीज आर यूज फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन तो नाम ही है ना, तो कम्युनिकेशन ही रहेगा, कम्युनिकेशन मतलब बातें करना। दीज आर यूज फॉर कम्युनिकेशन, टेलीविज़न ट्रांसमिशन, टेलीफोन्स एंड रेडियो वेव सिग्नल ट्रांसमिशन, ठीक है। एग्जाम्पल INCAT, इनसेट, ग्रुप ऑफ सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया।
इनसेट ये सैटेलाइट है, इनसेट इसका सैटेलाइट का नाम है इनसेट से ग्रुप ऑफ सैटेलाइट। ये लॉन्च किया किसने? इंडिया ने, ठीक है। तो इंडिया के है, अपन इंडियन है, इंडियन से तो इंडियन का तो इंडिया का लेना पड़ेगा अपने को एग्जाम्पल इनसेट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड सैटेलाइट, ओके, जिसका नाम है पोलार सैटेलाइट, ठीक है। दिस सैटेलाइट आर प्लेस इन लोअर पोलार ऑर्बिट, लोअर पोलार ऑर्बिट, ठीक है। दे आर, देखो ये जो सैटेलाइट जो भी दो पढ़ा रहा हूँ ना, क्वेश्चन क्या आएगा पता है? या तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट को एक्सप्लेन करो, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, 4 पॉइंट लिखने का। मैंने 5-5 पॉइंट लिखा हो, इस कम्युनिकेशन में भी 5 पॉइंट लिखा हो, यहाँ पे भी 5 पॉइंट लिखा हो, तो कोई भी 4 लिखने का, ठीक है। या 1 मार्क्स के लिए भी पूछ ले तो 2 पॉइंट लिखना, 1 मार्क्स के लिए पूछे तो 2 पॉइंट, 2 मार्क्स के लिए पूछे तो 4 पॉइंट, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट, दे आर एट लो एल्टीट्यूड 50 किलोमीटर टू 80, एल्टीट्यूड मतलब हाइट। जो पोलर सैटेलाइट रहेगी ना वो कोई हाइट पे रहेगी, वो कोई हाइट पे रहेगी, तो वो हाइट कितना की रहेगी? 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर, ठीक है। ये एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। दिस सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, वेदर मतलब देखते हैं हम लोग कि बारिश होने वाली है नहीं होने वाली है, तो वो कैसे मालूम पड़ता है? सैटेलाइट है ना हमारा इंडिया का सैटेलाइट है वहाँ पे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड पे, अर्थ के बाहर, तो वहाँ से हम लोग को मालूम पड़ता है, ठीक है, कि यहाँ पे बारिश होने वाली है, यहाँ पे बाढ़ आने वाली है, यहाँ पे ये होने वाला है, यहाँ पे वो होने वाला, वो सब। तो दिस सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड मेट्रोलॉजिकल पर्पस, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस एंड स्टडी ऑफ सोलार रेडिएशंस, ठीक है। सोलार रेडिएशन के लिए भी ये सैटेलाइट बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं हम लोग। नाउ लास्ट पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ पोलार सैटेलाइट इज़ नियरली 85 मिनट्स। इसका टाइम कितना रहता है? 85। और उसका क्या था कम्युनिकेशन और सैटेलाइट का? पूरा 1 डे, आधा 1 डे लेता है पोलार सैटेलाइट का, लेकिन 85 मिनट्स, ठीक है। सो इट कैन ऑर्बिट द अर्थ 16 टाइम पर डे, मतलब वो जो ये सैटेलाइट है ना वो अर्थ के पता है 16 टाइम पर डे, मतलब 16 बार घूम सकता है वो दिन में, वो 16 बार घूम सकता है दिन में, वो कितनी बार घूम सकता है? 16 बार। लेकिन ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट एक ही बार, और ये 16 बार। क्यों? क्योंकि इसका टाइम जो है वो कम है, 85 मिनट्स, और यहाँ पे जो टाइम ले रहा है वो 24 आवर्स ले रहा है, इसीलिए वो एक ही बार घूमेगा। और ये एक डे में कितनी बार घूमेगा? 16 टाइम पर डे, ठीक है। समझ में आया? ओके, तो ये यहाँ तक हम लोग का सैटेलाइट का था। इसके आगे का जो टॉपिक बचा है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो होप आप लोगों को समझ में आया हो, और अगर नहीं समझे तो सजेशन में बता सकते हो, या फिर आप लोग को कोई सजेशन देना रहे तो दे सकते हो। एंड जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग पुराने प्लीज़ शेयर कीजिए, बिकॉज इससे मुझे भी फ़ायदा होगा, आप लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। तो और सजेशन देना चाहते हो तो दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।